अभी तक हम ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक एसईओ सारी पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक में आपसे मैं बात करूँगा कि किस तरह से एक वेबसाइट अगर क्लाइंट आपको दे, तो आप उसकी कैसे ऑडिट के लिए रिव्यू कर सकते हैं, उसमें ये कैसे पता कर सकते हैं कि क्या उसमें वेबसाइट की एसईओ हुई हुई है या नहीं हुई हुई। मेरी कोशिश ये होगी कि अभी तक हमने जो भी सीखा है, उसको हम एक-एक करके काफ़ी हद तक मैं आपको इस काबिल बना दूँ कि आप क्लाइंट से ये बात कर सकें, फ़ौरन देखते ही कि आपकी वेबसाइट की एसईओ कितनी ज़रूरी है। याद रहे कि मैं आपको इससे पहले वेबसाइट का ऑडिट और उसकी रिपोर्ट क्रिएट करना सिखा चुका हूँ। आपने बस उसी को ज़हन में रखते हुए इस वेबसाइट को देखना है। जो गलतियाँ नज़र आएँगी आप उसको लिख लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊँगा जो मैं एक अगर वेबसाइट को देखूँ तो उसको मैं कैसे जज करूँगा। आपने अपने तरीके से इसको डिटेल में लेके जाना है डिपेंडिंग के आपको क्लाइंट ने कितने पैसे दिए। अगर आप फ्री में कर रहे हैं तो आप छोटा ऑडिट कर सकते हैं। अगर आप पैसे लेके कर रहे हैं तो आपको एक डिटेल्ड ऑडिट करना होता है जिसमें आपको फिर रिपोर्ट भी क्रिएट करनी है और रिपोर्ट के साथ-साथ आपने बाकी चीज़ें भी उसको देनी है, जो-जो भी आप क्लाइंट से कमिट करेंगे। तो आइए देखते हैं। अभी तक हमने जो सीखा है, इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको वो बता दूँ कि किस तरह से एक वेबसाइट को देखते ही आप उसकी ऑडिट कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको क्लाइंट एक वेबसाइट दे और आपको ये देखना हो कि इसमें एसईओ हुई है या अभी तक नहीं हुई, तो आप उसको इन मराइल से गुज़र कर आप ये बता सकते हैं कि किस तरह से इसकी बेहतरी इस वेबसाइट में लाई जा सकती है और क्या इसमें बेहतर है और क्या इसमें बेहतर नहीं है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान, इसकी हम ऑडिट करेंगे। ये आप इसी तरह से समझें कि आपको क्लाइंट ने आपको ये वेबसाइट दी है ऑडिट करने के लिए या आप खुद अपनी वेबसाइट ऑडिट करने जा रहे हैं। सो ये मेरा तरीका है किस तरह से मैं वेबसाइट को जज करूँगा, लाज़मी नहीं है कि आप भी इसी तरह से इसको जज करें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले अगर मैं इसको देखूँ तो मैं इसका डिज़ाइन देखूँगा कि क्या ये वेबसाइट मुझे बेहतर लग भी रही है या नहीं लग रही। सो अगर उसको आप ऊपर से लेके नीचे तक देखें तो इसमें आपको काफ़ी कंटेंट नज़र आ रहा है। इसमें व्हाइट स्पेस बहुत ज़्यादा है जो कि कई लोगों को अच्छी लगती है, कई लोगों को नहीं अच्छी लगती। बाकी इसमें अगर आप देखें तो एक हेडिंग नज़र आ रही है, उसके बाद कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा है और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो एक और पिच क्लियर है, इसमें काफ़ी हद तक वो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो क्या-क्या करते हैं। नीचे चल के डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज़ आ रही हैं, उन्होंने 4 मेन सर्विसेज़ मेंशन की हैं और उसके बाद कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं और एक फुटर है और इसमें बाकी सारा कंटेंट आपके सामने है। अब हमने ये देखना है कि टेक्निकली और नॉन टेक्निकली वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली है या नहीं। सो सबसे पहले अगर मैं इसकी डोमेन देखूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम इटसेल्फ एक कीवर्ड लग रहा है जो कि अगर आपकी वेबसाइट का नाम आपकी कीवर्ड के नाम पर होगा, तो एक अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपने कीवर्ड पे रैंक कर सकें, क्योंकि आपका कीवर्ड ही आपका ब्रांड का नेम बन जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग डॉट पी के एक कीवर्ड स्पेसिफिक डोमेन है। इससे इस कंपनी को फ़ायदा ये होगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग अगर कोई सर्च करे तो गूगल उसको रैंकिंग फैक्टर्स में से एक प्लस पॉइंट दे सकता है कि इसकी डोमेन में डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ लिखा हुआ है। और चूंकि ये लोकल वेबसाइट है, पाकिस्तान को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो डॉट पी के वेबसाइट पाकिस्तान में बेहतर रहती है, ना कि डॉट कॉम। सो अगर आप डॉट कॉम में करेंगे तो वो यूएस स्पेसिफिक डोमेन है। अगर आप डॉट पी के या किसी भी कंट्री में अगर आप एसईओ करना चाह रहे हैं तो उस कंट्री की आप डॉट पी के या जो भी उस कंट्री की टीएलडी है या टॉप लेवल डोमेन है उसको आप करेंगे। इसी डोमेन में अगर आप एक और चीज़ देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा कि एचटीटीपीएस यानी कि एसएसएल सर्टिफिकेट इसमें लगा हुआ है, जिसकी वजह से गूगल इसको एक सिक्योर वेबसाइट दिखा रहा है। और मैंने आपको पहले बताया था कि एक अगर वेबसाइट में एसएसएल नहीं होगा तो वो गूगल उसका एज अ रैंकिंग फैक्टर देखता है, अगर नहीं होगा तो आपको पेनल्टी पड़ सकती है। सो अगर एसएसएल है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसमें आपको एक रैंकिंग फैक्टर मिस हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप एसएसएल लगाएं। आगे चल के आप ये देखेंगे कि इसमें मैं कोशिश करूँगा कि इसके मेटा टैग्स देखूँ। मेटा टैग्स देखने के लिए कंट्रोल यू या आप अगर क्रोम में हैं तो राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स आप क्लिक कर सकते हैं। इसके सोर्स कोड में मैं जाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा देखने की कि इसमें मेटा टैग्स किस हद तक अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। जैसे मैं इसको देखना शुरू करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि रो नंबर 8 में इसका एक टाइटल लिखा हुआ है जिसमें इसका नाम डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान ही लिखा हुआ है और साथ ही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक और वर्ड भी इसमें एडेड है। सो इसको देखते ही मुझे ये समझ आ रही है कि डिजिटल मार्केटिंग शायद इनका मेन कीवर्ड है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इनके नाम में भी आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड इन्होंने 2 दफ़ा रिपीट किया अपने टाइटल में, जिसकी वैसे ज़रूरत नहीं है। आप 1 दफ़ा भी लिखें तो काफ़ी है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग इनकी डोमेन में भी आ रहा है। सो ये 3 चीज़ें मुझे हिंट दे रही हैं कि किस तरह से एक वेबसाइट जो है किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर रिलाई कर रही है। आगे मैं स्क्रॉल करूँ तो मुझे
थोड़ा सा देखने से आइडिया हो रहा है कि ये WP कंटेंट यानी कि ये वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट, ये WP कंटेंट वर्डप्रेस का फ़ोल्डर होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप इससे जज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वैसे रेगुलर वेबसाइट भी बनी हुई है तो आप उस तरह से भी इसको एसईओ कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन वर्डप्रेस, जैसे कि मैंने पहले बारहा बता चुका हूँ कि वर्डप्रेस एक बेहतर CMS है वेबसाइट के लिए। अच्छा, अगर चूँकि ये वर्डप्रेस है तो आप इसमें देखेंगे कि इन्होंने योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ से आप इस लाइन में देख सकते हैं, और उसके साथ ही आप देखेंगे योस्ट के थ्रू ही डिस्क्रिप्शन का मेटा टैग लगा हुआ, जिसमें डिस्क्रिप्शन जो है वो तकरीबन 150 कैरेक्टर्स की लग रही है। और उसको मैं पढ़ना शुरू करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान, उन्होंने पहला अपना नाम ही लिखा हुआ है और नाम ही बेसिकली उनका कीवर्ड भी है। तो इससे मुझे श्योरिटी मिल जाती है कि वो डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान पे ही शायद रैंक करना चाह रहे हैं। और आगे भी देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दोबारा रिपीट हो रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान भी आ रहा है। उसके बाद मार्केटिंग सॉल्यूशंस एक और कीवर्ड नज़र आ रहा है, जिसमें फिर डिजिटल मीडिया चैनल्स, डिजिटल मीडिया जो कि एक सिनोनिम कहा जा सकता है डिजिटल मार्केटिंग का, वो भी उसमें आ रहा है। उसके साथ ही आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी हद तक ओपन ग्राफ टैग्स, जो कि फेसबुक देखता है या गूगल प्लस देखता था, अब गूगल प्लस नहीं है। सो गूगल प्लस और ओपन जो बाकी सोशल मीडिया हैं वो ओपन ग्राफ टैग्स को कंसिडर करते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे डेटा दिखाने के लिए। साथ ही आप देखेंगे ट्विटर कार्ड की भी उन्होंने मेटा टैग्स डाले हुए हैं। ये सब चीज़ें जो हैं आपको हिंट दे रही हैं कि ये प्रॉपरली एक ऑप्टिमाइज़ वेबसाइट है। अगर इसमें ये टैग्स नहीं होते तो हम इसको कहते कि ये बेहतर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अच्छे भी हैं। सो ये चीज़ याद रखिएगा कि सिर्फ़ टैग्स होना ही काफ़ी नहीं होता, टैग्स का ठीक होना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्या वो टैग कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड है? इसका पता आपको तब चलेगा जब आप कीवर्ड रिसर्च कर चुके होंगे और आप फिर देखेंगे कि क्या डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान एक अच्छा कीवर्ड था भी या नहीं। अगर डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक अच्छा वर्ड नहीं है और यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आपका वो ट्रैफिक लेके नहीं आ रहा। सो टैग्स होना काफ़ी नहीं होता, टैग्स का अच्छा होना भी ज़रूरी है। सो अगर आपको किसी टूल को यूज़ करते हुए या वैसे अगर आप इसको देख भी लेंगे, तो ये याद रखिएगा कि इसकी क्वालिटी आपने अपने स्ट्रैटेजी से, अपने दिमाग से सोच कर, जो भी आपने ब्रेन वर्क करना है उसके मुताबिक आपने सोचना है कि ये ठीक है भी या नहीं। आगे चलते हैं, इसको मैं मज़ीद देखना चाहूँगा कि ये किस तरह से इसमें कीवर्ड्स कौन-कौन से यूज़ हुए हैं, कितनी डेंसिटी में यूज़ हुए हैं। अगर डेंसिटी की बात करें तो मुझे वर्ड्स पूरी वेबसाइट में कम नज़र आ रहा है। ये शायद 500 वर्ड्स नहीं है, लेकिन इसको चेक कर लेते हैं। एसईओ क्विक की एक्सटेंशन मेरे पास इंस्टॉल्ड है। मैं उसी तरह से एसईओ क्विक को क्लिक करके इसका पेज इन्फो देखूँगा और इसमें कोशिश करूँगा कि ये देखूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सो टाइटल मुझे, जैसे कि हमने पहले देख चुके हैं सोर्स में, कि टाइटल अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने कीवर्ड्स यूज़ करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें डिजिटल मार्केटिंग 2 दफ़ा लिखा गया है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की जगह एक दूसरा वर्ड आ सकता था। एक दफ़ा आपने लिख लिया, वो काफ़ी होता है। मेटा डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें तो डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये दोनों वर्ड्स आ रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आप 2 दफ़ा रिपीट नहीं करना चाहते तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि आप मेटा डिस्क्रिप्शन 300 लेटर्स तक लेके जा सकते हैं। 150 तक लाज़मी है, 150 से 300 तक आपको अलाउड है। तो इसमें वो बड़ी मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है। नीचे जाएँगे तो गूगल की कैश डेट अगर आप देखें तो 29 मई, जो कि रीसेंट डेट है। इसका मतलब ये है कि गूगल ने इसको रिसेंटली ही क्रॉल किया है। बाकी फैक्टर्स इसके आप देख सकते हैं कि फेसबुक में 0 आ रहा है, गूगल प्लस में चूँकि अब वो एग्ज़िस्ट नहीं करता तो ये एरर आ रहा है। बाकी चीज़ों में इनकी कोई शेयरिंग नहीं है। डोमेन की अगर आप देखें तो इंडेक्सेबिलिटी जो है गूगल के तकरीबन 16 यूआरएल इंडेक्स हैं गूगल के अंदर इस डोमेन के, जो कि आप क्लिक करने पे देख सकते हैं कि कौन-कौन से क्रॉलर वेबसाइट के यूआरएल गूगल में क्रॉल्ड है। अगर आपके वेबसाइट के पेजेस ज़्यादा हैं और गूगल में कम आपको इंडेक्स नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि गूगल कुछ पेजेस तक आपके नहीं पहुंच सका। याहू में कोई नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, और इसका चेक कर लेते हैं क्यों आ रहा है। याहू बता रहा है कि इसमें कोई भी नहीं है, लेकिन अगर आप देखें याहू में भी यूआरएल्स हैं। सो मे बी टूल का मसला है या मे बी याहू के डेटा का मसला है, लेकिन आपने सरासर टूल पे रिलाई नहीं करना, आपने अपना भी उसको वेरीफाई करना। बिंग में इंडेक्स के 6 पेजेस नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसको क्लिक करके देखेंगे तो बिंग में आपको एक यूआरएल ओपन होगा, जिसमें आपको पूरी वेबसाइट के यूआरएल नज़र आ रहे होंगे। सो बिंग भी एक सेकंड बिगेस्ट सर्च इंजन कहलाता है यूएस के अंदर। अगर आप गूगल के बाद बिंग को भी ऑप्टिमाइज़ करना चाहें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि बिंग में कितने यूआरएल्स हैं और वो किस हद तक आपको गूगल बिंग आपके कहाँ तक कितने पेजेस तक पहुँच सका है। सो अगर मैं नीचे क्रॉल करूँ तो आप देखेंगे कि कीवर्ड डेंसिटी मुझे नज़र आ रही है। इसमें टोटल 693 वर्ड्स लिखे हुए हैं वेबसाइट के ऊपर। मैं समझ रहा था 500 हैं, लेकिन ये 500 से ज़्यादा हैं। ऑल्दो देखने में कम लग रहे थे, लेकिन ये ज़्यादा है, पर मेरे ख्याल से अगर 1000 होते तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता था।
सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सिंगल वर्ड जो है वो डिजिटल है, जो तकरीबन 47 दफ़ा रिपीट हो रहा है, जिसकी डेंसिटी तकरीबन 6.78% बन रही है, जो कि हमारे थ्रेशोल्ड से थोड़ी-सी ज़्यादा है। ये आपको थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है, अगर आप डेंसिटी 5 से कम रखना चाहते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि कम से कम उन उन वर्ड्स को उतनी दफ़ा यूज़ करें जितनी दफ़ा वो आपकी आपकी ज़रूरत है। साथ ही अगर आपको टूल ये बता रहा है कि डिजिटल का वर्ड जो है वो टाइटल में भी है और वो कीवर्ड में भी है, उसके बाद वो H1 में भी यूज़ हो रहा है। सो ये आपको हिंट देता है कि किस तरह से आपके वो कीवर्ड्स मेन इंपॉर्टेंट जगहों पे ऑलरेडी मौजूद हैं। तो डिजिटल और मार्केटिंग दोनों मेन वर्ड्स चल रहे थे, साथ पाकिस्तान भी चल रहा था, तो सब आपको नज़र आ रहे हैं कि वो कहाँ-कहाँ मौजूद हैं। उसके बाद अगर आप नीचे क्रॉल करें तो आपको इसी तरह से एजेंसी का वर्ड भी नज़र आ रहा है, वो भी 3 जगहों पे, ख़ास जगहों पे मौजूद है। अगर आप 2 वर्ड फ्रेजेज़ में जाएँगे तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो इकट्ठा तकरीबन 29 दफ़ा रिपीट हो रहा है, उसकी डेंसिटी 8% बन रही है, जो कि कदरे ज़्यादा है। उसके बाद मार्केटिंग पाकिस्तान, वो भी तकरीबन 9 दफ़ा रिपीट हो रहा है और उसकी डेंसिटी 2.5% है, यानी कि 2.6%। अगर आप देखें तो 3 वर्ड फ्रेजेज़ में डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान जो है तकरीबन 9 दफ़ा रिपीट हो रहा है, जो कि कंपनी का नाम है, और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड नज़र आ रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के नाम से है, जो कि उनका टारगेट कीवर्ड भी है। सो टारगेट कीवर्ड जो है ऑलमोस्ट वो उसकी मेन डेंसिटी जो है वो 1.73% है। हालाँकि डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान, ये तीनों ही ऑलमोस्ट टारगेट कीवर्ड्स लग रहे हैं इसके, और ये आपने देखना है कि आप किस तरह से उनको मिक्स करके अपने ब्रांड के नाम के साथ या विदाउट ब्रांड नेम आप उनको यूज़ करेंगे। सो आगे चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान ऑन, ये फॉरवर्ड फ्रेजेस हैं जिसमें 4 वर्ड्स में आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान के साथ ऑन आ रहा है, और ये तकरीबन 4 दफ़ा आ रहा है। ऑन डज़ नॉट मेक एनी सेंस, जिसका मतलब ये है कि ये रेगुलर सेंटेंस में है, ये आपका कीवर्ड नहीं हो सकता। ऑन का वर्ड जो है वो कीवर्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता। उसके बाद मीडिया एंड बिज़नेस डेवलपमेंट है, वो तकरीबन 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, और इस तरह से एसईओ एंड सोशल मीडिया एंड बिज़नेस, ये सारी चीज़ें आपकी रिपीट हो रही हैं। लेकिन आप ये देखेंगे इनमें कोई भी मेन कीवर्ड डेस्टिनेशन में नहीं है, कहीं पर भी टाइटल में या हेडिंग में नहीं है, ये टेक्स्ट में कहीं न कहीं रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं इसके डायग्नोसिस पे जाऊँगा, तो वहाँ मैं क्विकली देख सकता हूँ कि एसईओ क्विक ने क्या ऑडिट निकाला है। वो कहता है यूआरएल ठीक है, जो कि ठीक लग रहा है क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसमें जो है कीवर्ड भी हमारा एडिड है। उसके बाद कैनोनिकल भी इसमें एडिड है, जो कि मैंने आपको बताया था डुप्लीकेशन को कंट्रोल करता है, इसका मतलब ये ठीक है। टाइटल 56 कैरेक्टर्स का है। आपको याद होगा कि हमारे पास टाइटल की लेंथ जो है वो 60 से 70 कैरेक्टर्स तक जा सकती है। सो अगर आपका टाइटल छोटा है तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ये 56 का टूल बता रहा है कि ठीक है, लेकिन मेरी नज़र में इसको बड़ा होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 1-2 वर्ड्स और डाल सकते हैं तो वो आपके लिए बेहतरी है, आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे तो 154 कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर इसको 300 कैरेक्टर्स तक जा सकते हैं आप। अगर आप मिनिमम 150 या मैक्सिमम आप 300 तक जाएँगे, तो इसमें भी बेहतरी के चांसेस बहुत मौजूद हैं। अगर आप नीचे आएँ, मेटा कीवर्ड्स नहीं यूज़ किए, गूगल इनको नहीं देखता, लेकिन कुछ सर्च इंजन इसको अभी देखते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको ऐड करना है या नहीं करना। आगे चल के देखेंगे तो हेडिंग्स में आप देखेंगे कि H1 एक दफ़ा ही आ रही है, और जबकि H2 3 दफ़ा, और बाकी डिवाइडेड है। H3 और H4 एग्ज़िस्ट नहीं करते। H4 4 दफ़ा है एक्चुअली। सो H1 एक दफ़ा लाज़मी चाहिए, 2 दफ़ा नहीं होना चाहिए। बाकी H2 या H4 या H3 जैसे भी आपका पेज का लेआउट स्ट्रक्चर बनता है, वो डिज़ाइनर के साथ बैठ के आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आपको इस तरह से स्प्रेड आउट करना है, अपने मेन कीवर्ड्स हेडिंग्स में डालने हैं। तो आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और पाकिस्तान, ये ऑलमोस्ट मेन हेडिंग में आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे हेडिंग 2 में भी डिजिटल मार्केटिंग वर्ड रिपीट हो रहा है। उसके बाद हेडिंग 2 में सर्विस, फुल सर्विस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मेन कीवर्ड था। उसके बाद सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, जिस तरह से आप देखेंगे सिनोनिम में या रिलेटेड कीवर्ड में काउंट हो सकते हैं। इसी तरह से आप देखें कि इमेजेस तो मौजूद हैं, लेकिन उनमें 15 इमेजेस हैं जो कि विदाउट ऑल टेक्स्ट हैं, जो कि एसईओ के लिए बेहतर नहीं है। आपको इमेजेस लगाने हैं तो उसमें ऑल टेक्स्ट यानी कि कीवर्ड्स इमेजेस में भी डालने हैं। टेक्स्ट इसमें कम है, यहाँ पर आप रेशो देखेंगे कोड की रेशो ज़्यादा है, टेक्स्ट की रेशो कम है। तो आपको इसको टेक्स्ट बढ़ा लेना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था। फ्रेम्स इसमें नहीं लगे हुए, जिसका मतलब ये बेहतर है। फ्रेम्स की टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है और अब हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। फ्लैश भी नहीं डिटेक्टेड, फ्लैश भी नहीं चाहिए। माइक्रो फॉर्मेट, स्कीमा और ओपन ग्राफ, ये जो एडवांस चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, इसमें आप देखेंगे कि माइक्रो फॉर्मेट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। इसको आपको ऐड करना होता है। तो इस वेबसाइट में माइक्रो फॉर्मेट मिसिंग है। स्कीमा टैग्स भी इसमें मिसिंग है, जबकि ओपन ग्राफ हमने देखा था कि वो पहले से लगे हुए थे। ट्विटर कार्ड भी इसमें एडिट है। सो ये चीज़ें सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल एसईओ यानी कि ओपन ग्राफ टैग्स या ट्विटर टैग्स दोनों मौजूद हैं। एएमपी वर्जन इसका अभी मुझे लगता है कि नहीं है, क्योंकि इसमें ये एक एरर दे रहा है। इसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि एएमपी फ्रेंडली आप हैं या नहीं।
मेटा व्यू पोर्ट इसमें बता रहा है कि वो उसमें गूगल उसको प्रॉपर्ली स्केल कर पा रहा है क्रोम ब्राउज़र के अंदर। सो ये गूगल एक अच्छी प्रॉपर्टी समझता है। इसको आपको देखना है कि आपका ये नेगेटिव पॉइंट तो नहीं आ रहा। आगे चलेंगे तो बाकी सारे भी हमारे चेक मार्क्स आ रहे हैं जिसमें रोबोट डॉट टीएक्सटी एग्जिस्ट करती है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। साथ ही मैं नीचे देखूंगा एक्सएमएल साइट मैप भी एग्जिस्ट करता है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। और उसके बाद लैंग्वेज भी मेंशन है इसमें यूएस की, इसमें डॉक्टर भी मेंशन है, इनकोडिंग भी मेंशन है, गूगल एनालिटिक्स इसमें इंस्टॉल्ड है। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसका एसईओ के ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आप गूगल एनालिटिक्स में ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब मे भी आपको पता नहीं चलेगा कितने लोग आए हैं या आपकी वेबसाइट पे कितने लोग नहीं आए हैं। फेव आइकन भी मौजूद है इसमें, जिसका मतलब ये है कि आप ऊपर ये जो ग्रीन बटन देख रहे हैं ब्राउज़र्स के अंदर, ये आपको फेव आइकन कहलाता है। इससे आपको ये पूरे ब्राउज़र में देखेंगे आप हर एक को फेव आइकन हर वेबसाइट का एक उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। एनीवेज़ हम वापस जाते हैं अपने रोबोट्स वाली फ़ाइल के ऊपर। सो रोबोट्स अगर आप देखेंगे तो इसमें रोबोट्स में बाकी सब अलाउड है, सिर्फ एक फ़ोल्डर नॉट अलाउड है, जो कि आपको ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपको यहाँ पर साइट मैप एडिट नहीं है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अगर आप यहाँ पर साइट मैप कॉलन अगर साइट मैप का यूआरएल लिखेंगे, जो कि ये यूआरएल है, तो वो एक बेहतर होगा। गूगल को एक्सेसिबिलिटी या बाकी सब चीज़ों को एक्सेसिबिलिटी में आसानी होगी। एक्सएमएल साइट मैप में आप देखेंगे सिर्फ पेज का साइट मैप एग्जिस्ट करता है। आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके अंदर बाकी सारे पेजेस और उनके अंदर कितने इमेजेस हैं और उसके साथ लास्ट टाइम कब मॉडिफाई हुआ था, सारी चीज़ें उसमें मेंशन्ड है। ये साइट मैप आप जब गूगल सर्च कंसोल में जब डालते हैं तो गूगल आपके सारे के सारे यूआरएल इजीली क्रॉल कर सकता है। तो इस तरह से आप एक बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि किस वेबसाइट में क्या मसले हैं और किस वेबसाइट में क्या मसले नहीं हैं। आपको ये एम्पावर करेगा कि किस तरह से वेबसाइट की एसईओ कहाँ स्टैंड करती है। जैसे कि आपने देखा कि कुछ ही मिनट्स में मैंने एक वेबसाइट की बैकएंड से और फ्रंट एंड से दोनों से मैंने उसको रिव्यू कर लिया है। ये आपको हेल्प इस तरह से कर सकता है कि आप अपनी वेबसाइट या अपने क्लाइंट की वेबसाइट जो भी आपको ऑडिट करने के लिए आती है या एसईओ करने के लिए आती है, आप उसको रिव्यू करेंगे, उसमें से गलतियाँ निकालेंगे और डिपेंड ये करता है कि आपने कितना टाइम लगाना है उसके ऊपर। तो मैं ये करता हूँ कि अगर मुझे क्लाइंट कोई कहता है कि जी मैंने एसईओ करवानी है, तो मैं उसको फ़ौरन रिव्यू करके उससे बात करने के काबिल हो जाता हूँ कि भाई आपके ये मसले मुझे अभी फ़ौरन देखने में नज़र आ गए हैं और ये इसको हम ठीक करेंगे। लेकिन अगर इसका डिटेल्ड ऑडिट अगर आपसे कहा जाए, फॉर एग्जांपल कि वो आपको पैसे देता है कि इसमें सारी गलतियाँ निकालो, तो आपको चाहिए कि आप इसका डिटेल्ड ऑडिट करें बैठकर और इसकी रिपोर्ट बनाएँ और उसके बाद रिपोर्ट प्रेज़ेंट करें। सो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप इसको एज़ अ सर्विस भी सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एज़ अ सर्विस इसको नहीं करेंगे, इसको सिर्फ़ अगर आपने बेस बनाकर पूरा प्रोजेक्ट लेना है, तो आप इसको एज़ अ फ्री ऑडिट करके एक रिपोर्ट पेश करके क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं कि आप एक बेहतरीन एक्सपर्ट हैं एसईओ के अंदर और आप जो कर रहे हैं, आपको पता है आप वो क्या कर रहे हैं। ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि क्लाइंट आपको तब पैसे देगा जब आप उसको ये कॉन्फिडेंस देंगे कि आपको काम आता है। तो वो कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आपको वाक़ई देखने में आपको नज़र आएगा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसको आप बता सकेंगे कि ये प्रॉब्लम्स एग्ज़िस्ट करती हैं और इसको हम ठीक करेंगे। मेरा पूरे कोर्स का मतलब ये था कि आप इस काबिल हो जाएँ कि आप एसईओ एक तो जज कर सकें किसकी वेबसाइट कैसी हुई है या किसकी नहीं हुई है। जिसकी नहीं हुई उसकी कैसे बेहतर करनी है और इसके बाद इसको पैसे कैसे कमाने हैं, इसको एसईओ आगे ट्रांसलेट कैसे करना है। क्योंकि प्रॉब्लम्स अगर आपको पता होंगी तो ये आप सोल्यूशन प्रेजेंट करेंगे। क्लाइंट को जब ये पता होगा कि इसको पता है मेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं और इसको ये पता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो वो आपको पैसे देना पसंद करेगा। या आप अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हैं तो आप उसको ज़ाहिर बात है बेहतर कर सकेंगे।